हो गया? क्लास वर्क नंबर 8 का पार्ट 1, 2, 3 इन अदर वर्ड्स तीनों नहीं हुए, ठीक है। क्लास वर्क 7 हो गया? किसी को क्लास वर्क नंबर 7 में कोई इशू? जी जनाब पूछिए हसनैन। कहाँ मसला आ रहा है? हाँ जी, अच्छा जी, कंट्रीब्यूशन की समझ में नहीं आई, चले मैं सोल्यूशन सामने रखती हूँ और फिर हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन में उसने आपको कह दिया है कि जी 40% का मार्जिन आपने रखना है नेट सेल्स का। तो अगर आपको कॉस्ट गिवन हो, और वो कौन सी कॉस्ट गिवन हो? प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट अगर आपको गिवन हो, नॉट द प्रोडक्शन कॉस्ट बल्कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर आपको गिवन हो, तो आप क्या सेलिंग प्राइस नहीं कैलकुलेट कर सकते? बिल्कुल आप कर सकते हैं। हम जरा इधर आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हिसाब किताब बनता है? हाँ जी, किस तरीके से कैलकुलेट हुआ? आपको ये बताया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना, है ना। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का इन्होंने ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। फिर उन्होंने आपको ये बताया हुआ है कि 40% ऑफ नेट सेल्स जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, और 5% ऑफ सेल प्राइस जो है वो आपका कमीशन है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो वही हम लोग 100 की टर्म्स में एक एग्जांपल बना के कुछ जरा करने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? वो ये कह रहा है कि अगर आपकी ग्रॉस सेल्स होती है 100 रुपीज की, ठीक है, तो कमीशन कितना है? पहली बात तो ये कि वो है 5% ऑफ सेल प्राइस, यानी कि 5 रुपीज हो जाएगा, है ना। ये आपने यहाँ से माइनस किया, क्या आंसर आया? 95। 95 का फिर वो कह रहा है कि आगे से 40% जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। तो यही वाली बात होगी, 40% ऑफ नेट सेल्स, ठीक है, यानी कि सेल्स माइनस डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हम जरा नीचे आते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो कह रहा है कि 95 का 40% है। दैट क्लियर? जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा बेसिकली 95 का 40% आता है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 38, पूरा ही 38 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी वेरिएबल कॉस्ट हैं अदर देन कमीशन, ठीक है, क्योंकि कमीशन तो आपने ऊपर माइनस कर दिया हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट अदर देन कमीशन कितनी होंगी? 38 और 95 का डिफरेंस। इज दैट क्लियर? यानी कि 57। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? हाँ जी, इस तरह भी ठीक है, इस तरह भी ठीक है। आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? आप इस तरह से ले लें, फिर आप ये पूरा स्ट्रक्चर ना खुद डिवाइस करें इस तरह से। आप ये कह रही हैं कि आपने 100 यहाँ पे ली, आंसर मेरे ख्याल से आपका ठीक आया होगा, है ना। आंसर आपका ठीक आया था। फिर आपने ग्रॉस सेल्स की परसेंटेज कुछ और लेनी है, इस बात का ख्याल रखना है। इधर देख लें, अगर आप ये कहते हैं कि जी नेट सेल्स हमारी 100 है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा 40 हो गया, फिर है ना, वेरिएबल कॉस्ट अदर देन कमीशन फिर कितना हो जाएगा? 60। लेकिन जब हम इसको पीछे चलेंगे, पीछे लेकर चलेंगे, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये अगर आपकी नेट सेल्स 100 है तो ग्रॉस सेल्स और कमीशन कितना होगा, ये अब आपको डिटरमिन करना है ना। आपको ये बात पता है कि ये क्या चीज है? दिस इज एक्स मल्टीप्लाइड बाय, ये बात समझ आ रही है? 100 प्लस एक्स, है ना, सॉरी 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 100, 5% मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस एक्स। मैंने ये बात क्या की? मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरी ग्रॉस सेल्स को मैं अज्यूम कर लूं फॉर द टाइम बीइंग एक्स, ठीक है, तो मेरा कमीशन क्या होगा? टर्म इन टर्म्स ऑफ एक्स मेरा कमीशन क्या हो जाएगा? हाँ जी, नहीं बल्कि इसको इस तरह से ना लेके चलें, इसको कमीशन को आप एक्स कर दें, ठीक है, और ये फिर आपके पास हो जाएगा 100 प्लस एक्स। इतनी सॉल्व होगा, हमें 5% में ही बनाना पड़ेगा ना इसको। ये 100 आपने कर दिया, ग्रॉस सेल्स को अगर आप एक्स करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा -0.05x, ठीक है,
ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है, एक्स आपकी ग्रॉस सेल्स है तो कमीशन कितना होगा 5% ऑफ एक्स, वो यहाँ से माइनस हो जाएगा तो नेट सेल्स आपकी क्या आनी चाहिए 100। ठीक है, तो हम एक्स के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा एक्स माइनस 0.05 एक्स इज इक्वल टू 100। ये बात समझ आ रही है। तो यानी कि जो हमारी ग्रॉस सेल्स होंगी वो क्या होंगी 100 डिवाइडेड बाय 0.95, जो कि कितना आता है 100 0 डिवाइडेड बाय 0.95। इसमें बस ये होगा कि इसमें आपके पास डेसिमल्स में बहुत ज्यादा आंसर आना है, तो 105 आ रहा है, पूरा का पूरा 105, 105.26। ठीक है, इज दैट क्लियर? ग्रॉस सेल्स मिनाहिल आपने ये निकाला है इसी तरह से, ग्रॉस सेल्स इसका मतलब है 105.26 है, ये आपके पास हो जाती है 105.26 का 0.05। ठीक है, तो ये आपके पास समथिंग 5.26 यहाँ से माइनस हो जाएगा। अच्छा जी, हसनैन ने कैसे किया, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 62, 150 is equal to 425,000 into x into 60। 62% क्या है बच्चे, 62% क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आई। आपने 62% क्या लिया है, ग्रॉस सेल 62% तो है ही नहीं ग्रॉस सेल। ग्रॉस सेल या तो आप 100 लोगे या फिर 105.26 लोगे परसेंट उसका। नहीं, गलत है, आपने 62 निकाला किस तरीके से, मुझे ये भी बताएं जरा। अच्छा जी, लाइक आई डिड। तो मेरे हिसाब से तो ग्रॉस सेल 100 माइनस 38। अच्छा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपने निकाली, लेकिन फिर उस वेरिएबल कॉस्ट में बच्चे कमीशन भी शामिल करेंगे। आपने जो फिगर इस्तेमाल की है कैलकुलेशन के लिए, जो कि क्या है आपका इंटू एक्स इंटू 62% क्या है 150। ये मुझे बात समझ नहीं आ रही है, एक सेकेंड लेट मी सी। आपके पास टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है आपके, ये कौन सा प्रोडक्ट है, सी प्लस की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, सी प्लस का वेरिएबल कॉस्ट है 150। ये 150 एक्सक्लूडिंग कमीशन है, ये याद रखिएगा। कमीशन को मिला के कितनी वेरिएबल कॉस्ट बनती है जी, अगर आप 62% ले रहे हो ना, तो 62% तो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज है इंक्लूडिंग कमीशन। बात समझ आ रही है? हाँ जी, 100 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 100 प्लस 15, 100 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 12, और अगर आप 62% ले रहे हो तो प्लस 13.16 भी लोगे। लेकिन मसला क्या है, मसला ये कि अभी तक आपको 13.16 की फिगर ही नहीं पता, अभी तो आप वो कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। आपको ग्रॉस सेल की फिगर पता लगेगी तो आपको कमीशन की अमाउंट पता लगेगी। हसनैन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप ले रहे हो 57 प्लस 5%, 62% अगर आप ले रहे हो, तो इस 62% में बेसिकली कमीशन भी का परसेंटेज भी शामिल है। तो आपको फिर क्या लेना चाहिए, फिर आप जो अमाउंट इन रुपीज ले रहे हो उसमें कमीशन की अमाउंट इन रुपीज भी आनी चाहिए, लेकिन आपको तो वो पता ही नहीं है। तो आपने क्या लेना है, आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट अदर देन कमीशन लो, वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज अदर देन कमीशन लो, आपका काम सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट, अगर मैं इसको देखूं, ये जो पूरा मैंने स्ट्रक्चर बनाया, मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैंने यहाँ पे बेस वैल्यू लिया किसको है, ग्रॉस सेल्स को। मेरी 100% अमाउंट किसके क्या रिप्रेजेंट करती है, ग्रॉस सेल को। तो अब देखो हर चीज मेरी परसेंटेज आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्रॉस सेल। बेटा ये देख लो ना आप, 57 क्या है, 50 आपने कमीशन तो ऊपर माइनस किया हुआ है, 5 को अलग माइनस किया है। 95 और 38 आप जब कमीशन को निकाल देते हो तो फिर जो डिफरेंस आता है 95 और 38 के दरमियान, वो आता है 57। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट एक कमीशन तो आपने माइनस कर दिया ना, निकाल के फिर जो आपके पास सेल्स की अमाउंट आ रही है उसका जो है वो 40% आपने 38 लिया, और 95 और 38 का डिफरेंस लिया तो वो 57 आ रहा है। तो हमने तो कमीशन को अपने उसमें से निकाल दिया, वर्किंग में से। ठीक है, अब यहाँ पे जो हर अमाउंट है ना, हर परसेंटेज बेसिकली इज अ परसेंटेज ऑफ योर ग्रॉस सेल्स। मेरे पास क्या होगा, मैं ये कहूंगी माय कमीशन इज 5% ऑफ ग्रॉस सेल्स, माय वेरिएबल कॉस्ट अदर देन कमीशन इज 57% ऑफ माय ग्रॉस सेल्स, और मैं क्या कहूंगी माय कमीशन इज 38% ऑफ ग्रॉस सेल्स।
40% ऑफ नेट सेल्स है, लेकिन 38% ऑफ माई ग्रॉस सेल्स है, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर में मैंने अपनी बेस वैल्यू को क्या लिखा हुआ है, मैंने बेस वैल्यू अपनी रखी हुई है ग्रॉस सेल्स की. तो every percentage that you derive out of this structure is basically, it is a percentage of gross sales. Is that clear? समझ आ गई बात? तो अब अगर आप वेरिएबल कॉस्ट अदर देन कमीशन इस्तेमाल करते हो, 57 यूज करते हो, तो आपने फिर इस्तेमाल करना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट अदर देन कमीशन, जो कि कितना आ रहा है 150. क्लियर है बात? तो ये आपके पास क्या आ गई, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके पास परसेंटेजेस आ गई. अब आपने रुपीज में फिगर्स निकालनी है. ठीक है जनाब, अब आपने रुपीज में फिगर्स निकालनी है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे 150, 57% रिप्रेजेंट्स 150 रुपीज. ठीक है, मैंने क्या कैलकुलेट करना है, मैंने ग्रॉस सेल्स कैलकुलेट करना है. तो क्या मैं कैलकुलेट नहीं कर सकती? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकती हूँ. मैं यहाँ पे क्या कहूंगी, मैं कहूंगी गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट का परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड अमाउंट का परसेंटेज. इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? हो गया, एक चीज का हमने कर लिया है, दूसरे का भी हो जाएगा. 150 डिवाइडेड बाय 57 इंटू 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 263.16. तो 263.16 आ गया आपका क्या चीज, ये आपकी आ गई ग्रॉस सेल्स. तो कमीशन क्या है, 5% ऑफ दिस, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 5% है ना, 13.16. अब आपने C1 प्लस की सारी चीजें आपने बेसिकली बना ली. 250 पूरा का पूरा नेट सेल्स है. 250 में से आप देखें 150 माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, 40% ऑफ 250 आना चाहिए, और वो आ भी रहा है, 100 आ रहा है. इज दैट क्लियर? तो अगर आप इसको चेक करें तो ये क्या करेंगे, 250 का 40% कितना बनता है, 100 बनता है. तो देखें ये आपको फिगर क्वेश्चन में थी. यहाँ तक बात क्लियर हो गई? और बताएं केपीके डायरीज में और कोई मसला अब हो जाएगा सॉल्व हसनैन? चलें, इसको दोबारा अटेम्प्ट कीजिएगा, प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताइएगा. क्लास वर्क 8 पर आते हैं. क्लास वर्क नंबर 8 में वो बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं ना, कुछ समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या है ना. देखते हैं. A manufacturing concern is currently buying a component used in its finished product from a local supplier at rupees 2000. The company has been informed, ये 2000 क्या हुई, ये कॉस्ट हुई कंपनी की है ना. The company has been informed that plan to produce this component is available and can be installed at space available with the company. Two alternative proposals are under consideration. एक तो है कि जी install a semi-automatic machine in which case fixed cost will be 5 million and variable cost will be 1500 per unit. Install an automatic machine in which case fixed cost would be 10 million and variable cost 1200 per unit. अच्छा जी, पहली रिक्वायरमेंट है एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट इज इट जस्टिफाइड टू इंस्टॉल ईच ऑफ द अबव टू मशीन्स. तो ये तो नंबर ऑफ यूनिट्स हो गया. नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं कि जी किस लेवल पे जी हमें हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएगा है ना. कितने नंबर ऑफ आउटपुट्स पे जो अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी एटलीस्ट उतनी हो तो हम मशीन ए या मशीन बी को इंस्टॉल करें. तो इस तरह की चीज हमने ब्रेक इवन में पड़ी हुई है. वही वाली बात हो जाती है ना कि एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स, कितना आपको प्रोडक्शन करके सेल करना है ताकि एंटिटी को ब्रेक इवन हो ना, नो प्रॉफिट नो लॉस. तो एटलीस्ट उतने यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने चाहिए फॉर दी सेल टू बी प्रॉफिटेबल, मतलब बेनिफिशियल फॉर दी एंटिटी, राइट. तो यहाँ पे भी वही हिसाब किताब है, लेकिन यहाँ पे ना इन्होंने हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है, ना इन्होंने हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, ना इन्होंने हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट दिया हुआ है. हाँ, फिक्स कॉस्ट नजर आ रहा है. तो फिर इसमें हम क्या करें, अब आपने रेलेवेंट कॉस्टिंग इस हद तक पढ़ ली हुई है कि आपको रेलेवेंट इनकम का कॉन्सेप्ट पता लग जाना चाहिए. मुझे बात बताइए, सेमी ऑटोमेटिक मशीन, दोनों को पहले अलग अलग बताना है. एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट इज इट जस्टिफाइड टू इंस्टॉल ईच ऑफ द अबव टू मशीन्स. वो कह रहा है कि सेमी ऑटोमेटिक के लिए क्या मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स होने चाहिए और ऑटोमेटिक मशीन के लिए क्या मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट होना चाहिए, इन अदर वर्ड्स, है ना. तो मुझे जरा बताइए, मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई आपको इस पूरे सिनेरियो में इनकम एक्चुअली नजर आ रही है नहीं, वैसे कोई सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो दिया हुआ ही नहीं है ना. तो क्या इस पूरे सिनेरियो में आपको कोई रेलेवेंट इनकम नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही है. किस सेंस में? कॉस्ट सेविंग के सेंस में. बात समझ आ रही है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट की बजाय अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉस्ट सेविंग पर यूनिट. आप खरीदते हैं तो 2000 रुपए का पड़ता है, आप
पहली मशीन इंस्टॉल करेंगे, सेमी ऑटोमेटिक मशीन इंस्टॉल करेंगे तो खर्चा पड़ेगा 1500 का। कितने की सेविंग हो रही है? हाँ जी, कितने की सेविंग हो रही है? 500 रुपी पर यूनिट की। तो यही 500 रुपी पर यूनिट। अब हमने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर हमें करना चाहिए, हमें कितने यूनिट्स का आउटपुट करना चाहिए कि हमारी वो सेविंग हमारी फिक्स कॉस्ट को 100% कवर कर ले, और फिर उस लेवल के बाद वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर हमारी नंबर जो हमारी सेविंग होगी वो हमारी फिक्स कॉस्ट से ज्यादा होगी, तो हमारे पास उस सेमी ऑटोमेटिक मशीन से उस लेवल ऑफ आउटपुट के बाद हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमें मैन्युफैक्चर करने हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कि उस एंटिटी उस मशीन से जो हमें सेविंग हो रही है और उस मशीन से जो एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट हो रही है वो कवर हो जाए। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो इधर एग्जैक्टली ब्रेक इवन वाली बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लग रहा है। इज दैट क्लियर? तो क्लास वर्क नंबर 8 का पहला पार्ट जब हम देखते हैं तो पहले हम देखते हैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन। ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन के केस में हम कह रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा 5 मिलियन की फिक्स कॉस्ट पड़ेगी, है ना? ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है आपकी, है ना? अच्छा जी, इस मशीनरी के लगने की वजह से, लेकिन इस मशीनरी के लगने की वजह से हमें एक सेविंग भी हो रही है ना? तो हमारे पास हमने कितने एटलीस्ट हमें नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने चाहिए कि हमारी जो सेविंग हो टोटल वो हमारी फिक्स कॉस्ट को 100% कवर कर दे, और उस लेवल ऑफ आउटपुट के बाद इनफैक्ट सेविंग ज्यादा और फिक्स यानी कि 5 मिलियन से ज्यादा सेविंग हो, यानी कि नेट आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए उस सेमी ऑटोमेटिक मशीन से। तो जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आपके पास आता है 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 500, ये आपके पास आते हैं 10,000 यूनिट। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, या लिखना चाहें तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं आपको जरा बताती हूँ, अगर मेरा आउटपुट हो फॉर एग्जाम्पल 9,000 यूनिट्स, ठीक है, अगर मैं 10,000 यूनिट से कम आउटपुट करती हूँ तो फिर देखें मेरे पास क्या सिचुएशन है। जरा ट्रायल एंड एरर बेसिस पे देखें ना इसको। मेरे पास टोटल सेविंग कितनी होगी? 2,000 रुपए की आपको करनी थी, है ना? 2,000 रुपए का खर्चा करना ही करना था, 1,500 रुपए का खर्चा यहाँ पे होगा ही होगा। मैं अगर ये देखूं कि इस मशीनरी की वजह से मुझे कितना सेविंग होगा 9,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के बाद, तो जरा देखें क्या आंसर आ रहा है। 500 इंटू 9,000, ये आ रहा है कितना? 4.5 मिलियन। ठीक है, मेरी यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितनी है? इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 5 मिलियन है। यानी कि अगर मैं 9,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास लॉस सिचुएशन आ रहा है। इज दैट क्लियर? है ना, मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा। अब मैं जरा टेस्ट करती हूँ अपना ब्रेक इवन लेवल। ये मेरा ब्रेक इवन लेवल हो गया ना। आउटपुट अगर मेरा 10,000 यूनिट्स होता है तो ये मैं कह रही हूँ कि इस लेवल पे ना मुझे कोई लॉस होगा इस मशीनरी के लगाने की वजह से, ना मुझे कोई गेन होगा। ठीक है, तो यही तो मेरा ब्रेक इवन लेवल है कि एटलीस्ट मुझे 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने चाहिए। इस मशीनरी की वजह से जो मेरा इंक्रीमेंटल सेविंग है, यानी कि रेलेवेंट मेरा जो रेवेन्यू है वो कितना है? 10,000, यानी कि 5 मिलियन, है ना? और इस मशीनरी को लगाने की वजह से मेरी कॉस्ट में इजाफा कितना हुआ था? 5 मिलियन, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? फिक्स कॉस्ट तो मेरी इतनी है। यहाँ तक बात समझ आती है सबको? यस और नो? अच्छा, फिर मैं जरा जस्ट फॉर चेकिंग जरा चेक करती हूँ कि अगर मैं आउटपुट रख दूं अपना 10,500 यूनिट्स, या इवन अगर आप 10,001 यूनिट रखते हो, 10,000 यूनिट से एक यूनिट भी ज्यादा होगा, आपको प्रॉफिट कमाना शुरू कर दोगे आप। ठीक है, तो अगर मैं ये देखती हूँ तो मेरे पास देखें क्या हो रहा है, सेविंग कितनी हो रही है? 500 पर यूनिट आपको सेविंग हो रही है, यानी कि वो आपका रेवेन्यू इनकम बन गया रेलिवेंट डिसीजन मेकिंग के लिए, है ना? तो मेरे पास क्या होगा? 10,500 इंटू 500, इनकम मेरी कितनी होना शुरू हो गई? 5.25 मिलियन। तो देखें यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट सिचुएशन नहीं आ रहा, है ना? तो मेरा ये प्रूव हो गया कि मेरा जो ब्रेक इवन लेवल है सेमी ऑटोमेटिक मशीन के लिए वो ये है। मैं इसको खत्म कर रही हूँ क्योंकि ये मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझा रही थी। ठीक है, समझ आ गई बात? तो गुड हो गया। इज दैट क्लियर? तो 10,000 यूनिट्स मेरे पास आ गया कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन का ये लेवल है, और जो ऑटोमेटिक मशीन है उसके अंदर हम देखते हैं कि आपकी जो है वो 10 मिलियन आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है। तो वो कौन सा लेवल होगा
कि एट व्हाट पॉइंट सेविंग्स विल इक्वल योर फिक्स कॉस्ट। तो हमारे पास सेविंग्स कितनी है यहाँ पे 2000 से अब आपको 1200 पर यूनिट कम खर्चा कितना कम होगा, 800 रुपए पर यूनिट खर्चा कम हो रहा है। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं 12,500 यूनिट्स, ये हो गया। अब हम आते हैं पार्ट टू पे। पार्ट टू पे वो कह रहा है इफ द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स इज 15,000 यूनिट्स विच मशीन वुड यू एडवाइज टू इंस्टॉल। अब इसमें अगेन आप कैलकुलेशन करोगे, है ना, कि अगर 15,000 यूनिट्स आपने आउटपुट मैन्युफैक्चर करना है तो मुझे बताइए कौन सा ऐसा प्रॉफिट ज्यादा होना है। ठीक है, सेविंग्स और कॉस्ट को कंपेयर करना है, बिल्कुल अभी जिस तरह मैंने आपको किया था। तो सेमी ऑटोमेटिक में हमने कैलकुलेशन करनी है यूजिंग 15,000 यूनिट्स, तो हम इसी तरह से आ जाएंगे। अगर मैं सेविंग्स कैलकुलेट करूं तो 15,000 यूनिट्स पे सेमी ऑटोमेटिक में हर कंपोनेंट पे मुझे 500 रुपए की सेविंग होगी। ठीक है, तो 15,000 इंटू 500, ये मेरे पास हो गया 7.5 मिलियन, है ना। अच्छा, इसकी मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट है मेरे पास 5 मिलियन। ठीक है, तो मेरे पास इसमें नेट सेविंग आ रही है 2.5 मिलियन की। ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक नेट बेनिफिट आपको इतने का मिलेगा। ठीक है, फिर हम ऑटोमेटिक पे आते हैं। ऑटोमेटिक में जो पर यूनिट मेरी सेविंग है वो अब है 800 रुपए। ठीक है, तो 15,000, लेकिन फिर फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि वो पर यूनिट सेविंग 800 तो हम इसी को लेके चलेंगे, लेकिन उसकी वजह से इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी तो है ज्यादा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 12 मिलियन इसमें सेविंग है। और ऑटोमेटिक की जो फिक्स कॉस्ट है जिसकी वजह से बढ़ेगी ऑब्वियसली वो कितना है आपका 10 मिलियन। तो यहाँ पे मुझे बताया जब हम नेट बेसिस पे देखते हैं तो जो नेट सेविंग है वो ऑटोमेटिक की कम है, सेमी ऑटोमेटिक की ज्यादा। तो आप किसको लेके चलेंगे, ऑब्वियसली बात है आप ये कहेंगे ठीक है, बात समझ आ गई। जल्दी से कॉपी फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बताइए, पार्ट टू में जिनको मसला था क्लियर हो गई बात। तो जब आपको डिसीजन देनी होती है कि क्या लें, हमेशा अगर आप नोट करो, जब आपको डिसीजन लेना होता है कि भाई इतने इस चीज के लिए हम कौन से ऑप्शन को देखें, तो फिर आप हमेशा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, नेट बेनिफिट कैलकुलेट करते हो, जिसका ज्यादा होता है आप उस पर चले जाते हो। क्लियर हो गई बात। हाँ जी, यस और नो कुछ जवाब दे दें ताकि मुझे पता चले सब उठे हुए हैं। हसनैन, अब्दुल्ला, अमन क्लियर है, अनस, आसिफ, हसन जावेद, हसन महमूद, आसिफ, मिनाहिल, मोहम्मद शाहरुख, मुनीबा, सबीना, समरा, सना, शाहजेब, उजैर। पार्ट नंबर 2 जिनको क्लियर नहीं था क्लियर होगी बात। पार्ट नंबर 3 पर आते हैं। पार्ट 3 में वो ये कह रहा है at what level of output would you advise the company to install automatic machine instead of semi automatic machine। हाँ जी, क्या मतलब हुआ इस बात का कि वो क्या लेवल ऑफ आउटपुट होगा जिसमें हम ये कहेंगे कि भाई ऑटोमेटिक मशीन इंस्टॉल करना ज्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ सेमी ऑटोमेटिक मशीन। अब आपने पहले तो इनको इंडिविजुअली आपस कंपेयर किया था ना, इंडिविजुअली इनको कंपेयर किया था किससे, करंट सिनेरियो से, है ना। आपने करंट सिनेरियो से इनको पहले इंडिविजुअली कंपेयर किया था कि भाई करंट सिनेरियो है कि जी आप उसको बाहर से परचेज कर रहे हो, तो आप मुझे ये बता देंगे भी किस लेवल ऑफ आउटपुट पे सेमी ऑटोमेटिक सही लगेगा, किस लेवल ऑफ आउटपुट पे ऑटोमेटिक। अब वो ये कह रहा है अब आपने आपस में कंपैरिजन करना है उसका, है ना। आपने आपस में कंपैरिजन करना है कि पहले चले फॉर एग्जांपल, अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या सिनेरियो है, जरा ऊपर आके चलते हैं इसको। ऊपर ये सिनेरियो दे रहा है कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो है ना वो 10,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट के लिए से ज्यादा के लिए बेहतरीन है ना। और ऑटोमेटिक मशीन जो है ना वो 12,500 यूनिट्स ऑफ आउटपुट के लिए बेहतरीन है। क्लियर होगी बात। ठीक है, यानी कि वो ये कह रहा है कि जी 10,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट अगर आपने करना है या उससे ज्यादा करना है तो आप सेमी ऑटोमेटिक लगा लें और इस पॉइंट पर आप ऑटोमेटिक लगा लें। अच्छा, फिर अभी जो वो सवाल पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि भाई अब आपने सेमी ऑटोमेटिक लगा लिया, ठीक है,
अब आपने सेमी ऑटोमेटिक लगा लिया, अब आप इस सिनेरियो से निकल आए हो, अब आपने परचेजिंग करनी छोड़ दी है ना, और आपने क्या इंस्टॉल कर दी, सेमी ऑटोमेटिक मशीन इंस्टॉल कर दी। मैं पूरा सिनेरियो बना के आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि अब मुझे ये बताएं, अब आपने करंट सिनेरियो किसको बना देना है, करंट सिचुएशन क्या है कि अब आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं जी ऑटोमेटिक पे कब ट्रांजिशन करना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो जिस तरह पहले पॉइंट में हमने क्या किया था, हमने इसको कंपेयर किया था परचेजिंग फ्रॉम द लोकल सप्लायर से। अब वो कह रहा है परचेजिंग खत्म कर दी आपने, आपने सेमी ऑटोमेटिक मशीन लगा दी। अब अगर सवाल ये होता कि आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन ही इस्तेमाल कर रहे हैं और अब आपसे ये पूछा जाए कि बताएं जी ऑटोमेटिक कब से लगानी शुरू करनी चाहिए, तो अब हमने अपनी सेविंग्स और अपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट को किससे कंपेयर करना है, सेमी ऑटोमेटिक वाले सिनेरियो से। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है? तो अब आपने ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक को कंपेयर करना है। पहले आप कर रहे थे सेमी ऑटोमेटिक विद परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइड और ऑटोमेटिक विद परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो जब अब हम इधर यहाँ पे सॉल्व देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, क्या है, ऑटोमेटिक की फिक्स कॉस्ट कितनी है, 10 मिलियन, 5 मिलियन है सेमी ऑटोमेटिक की फिक्स कॉस्ट। यानी कि अगर मैं सेमी ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक पे जाती हूँ तो मेरा 5 मिलियन का इजाफा होगा फिक्स कॉस्ट के अंदर, ये मेरी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी, है ना। 5 मिलियन ये हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ठीक है, अब क्या होगा, मैं अब सेमी ऑटोमेटिक इस्तेमाल करती हूँ, सेमी ऑटोमेटिक में मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 1500 पर यूनिट। जब मैं सेमी ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक पर आ जाऊंगी तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 1200। अब मेरे पास यहाँ पे सेविंग कितनी होगी, जब मैं ऑटोमेटिक पे स्विच करूंगी तो अब मेरी 1500 से वेरिएबल कॉस्ट कम होके 1200 पर आ जाएगी, यानी कि ये मेरी रेलेवेंट इनकम हो जाएगी, है ना। इज दैट क्लियर? तो जरा आप ब्रेक इवन निकालें, आप मुझे बताएं। हाँ जी, कौन से लेवल पे आपको ऑटोमेटिक ज्यादा बेनिफिशियल बेनिफिट देने लग जाएगा देन सेमी ऑटोमेटिक? जी, ठीक है बात। ऊपर जो आपने 25,000 यूनिट्स, 12,500 और 10,000 यूनिट्स निकाले थे ना, ये तो आपने निकाले थे कि कौन से लेवल ऑफ आउटपुट पे परचेजिंग फ्रॉम लोकल सप्लाई से स्विच कर जाना चाहिए टू सेमी ऑटोमेटिक, और यहाँ पे कौन से लेवल ऑफ आउटपुट पे परचेजिंग फ्रॉम लोकल सप्लाई से स्विच कर जाना चाहिए टू ऑटोमेटिक। क्लियर हो गई बात? अब हम ये कह रहे हैं कि कौन से लेवल ऑफ आउटपुट पे सेमी ऑटोमेटिक से स्विच कर जाए ऑटोमेटिक पे। इज दैट क्लियर? तो दोनों में फर्क है ना। क्लियर होगी बात? चलें जी, दैट्स इट, हो गया काम सारा। अच्छा जनाब, अगर आप लोगों को याद हो तो जी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आप लोगों का टेस्ट रहता है ना। तो अगर आप लोग तो मुझे ओके कर देते हैं तो हम जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ब्रेक इवन का इकट्ठा टेस्ट ले लेते हैं। एक सवाल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का होगा, दूसरा सवाल किसका होगा, ब्रेक इवन का। नहीं नहीं अभी नहीं, लेकिन वो फिर मैं वीकेंड पे ले लूंगी ना।
कितने लोग कह रहे हैं कंबाइंड टेस्ट ठीक है? पेपर भी तो कंबाइंड आता है। हाँ जी, ब्रेक इवन खत्म हो गया? नहीं, अच्छा, 2 मेरे पास वोट्स आ गए नो के। चलो फिर लेकिन मैंने इन एनी केस इस वीकेंड पे ब्रेक इवन का भी टेस्ट लेना है, तो फिर ये मत मुझे कहिएगा। कल आज शाम को इंशाल्लाह आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टेस्ट अपलोड हो जाएगा। आज शाम को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टेस्ट अपलोड हो जाएगा, और वीकेंड पे मैंने ब्रेक इवन का टेस्ट लेना है, सैटरडे संडे। तो ब्रेक इवन की जरा तैयारी शुरू करें। रेलेवेंट कॉस्ट एंड ब्रेक इवन दोनों, ठीक है? रेलेवेंट कॉस्ट एंड ब्रेक इवन दोनों का आपका टेस्ट होगा सैटरडे संडे को। तो जरा तैयारी जरा स्पीड अप करें। ब्रेक इवन और रेलेवेंट कॉस्ट का टेस्ट सैटरडे संडे, और आज शाम को इंशाल्लाह स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस का टेस्ट होगा, जिसका टाइम आपको ट्यूसडे वेंसडे 2 दिन आपके पास इसके होंगे, ठीक है? तो ट्यूसडे वेंसडे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस का टेस्ट। और ये बात वैसे भी मैं अनाउंस कर चुकी थी, वैसे तो मुझे वीकेंड पे टेस्ट लेना था, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन उस टाइम तक नहीं आया हुआ था, मैंने उसको रिव्यू नहीं किया हुआ था। जी क्लियर है? तो होपफुली आप लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तैयारी कर ली होगी, हमने उसकी डिस्कशन क्लास भी रख ली थी, ठीक है? तो ट्यूसडे वेंसडे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेस्ट, सैटरडे संडे ब्रेक इवन एंड रेलेवेंट कॉस्ट का टेस्ट। चलें जी, डन हो गया। अच्छा जनाब, अब इसके अंदर हमारा ब्रेक इवन वाला सेक्शन हो जाता है कंप्लीट। तो अब आपके पास क्या काम है? अब आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर जिधर जिधर आगे ब्रैकेट्स में ब्रेक इवन लिखा हुआ है, आपने वो वाले क्वेश्चंस अब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? चलें, आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑनवर्ड्स, आपको मैंने 2 होम असाइनमेंट्स देने हैं। रेलेवेंट कॉस्ट के 2 क्वेश्चंस रह गए, रेलेवेंट कॉस्ट के, ठीक है, जो कि हमें करने थे, वो मैं भी आपको एज होम असाइनमेंट दे रही हूँ। एक है क्लास वर्क नंबर 14। इसमें जाहिर सी बात है रेलेवेंट कॉस्ट की अब आप जो है वो तैयारी भी करेंगे, तो उसके लिए भी आपको ये जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा। उसके अंदर तैयारी के अंदर थोड़ा सा रेलेवेंट कॉस्ट आई गेस आप लोग शायद भूले हुए ना हो, ठीक है? तो थोड़ा सा रेलेवेंट कॉस्ट आप प्रिपेयर कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। उसके बाद आपने क्लास वर्क 14 और क्लास वर्क 15 अटेम्प्ट करना है, इसलिए मैं इसका टाइम दे रही हूँ 2 दिन के बाद। यानी कि कल मैं इसके बारे में नहीं पूछूंगी, बल्कि परसों पूछूंगी कि क्लास वर्क 14 और 15 में किसी को कोई मसला तो नहीं है। और रिवाइज आप ये नोट से कर लीजिएगा। जो रूल्स है रेलेवेंट कॉस्ट में तो कोई मसला ही नहीं है ना। रेलेवेंट कॉस्ट में तो आपको रूल्स गिवन है कि जी फिक्स कॉस्ट के केस में क्या आपकी रेलेवेंट कॉस्ट होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? क्लास वर्क नंबर 14 में सिर्फ एक बात है जो मुझे आपको यहाँ पे मतलब रिवाइज करवानी है और समझानी है, और वो ये है कि जरा हम वापस से रेलेवेंट कॉस्ट के उसमें आते हैं। अगर आपकी एग्जिस्टिंग कोई प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, और अब आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो सवाल क्या उठता है कि उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए, या उस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग डिसीजन क्या ले, प्राइस क्या ले, उसके लिए अब हमने उस प्रोजेक्ट की रेलेवेंट कॉस्ट लेनी है, ठीक है? फॉलो कर रहे हैं ना सारे बात को? तो उस प्रोजेक्ट में एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी की क्या क्या चीजें रेलेवेंट हो जाएंगी? तो पहली बात तो ये कि उसकी हिस्टोरिक कॉस्ट तो इररेलेवेंट है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने के मतलब इससे कोई रिलेट ही नहीं करता था, वो तो आपने पहले ही खरीद के अपने पास रखी हुई है ना। फिर हमने ये डिस्कस की थी कि अगर डेप्रिसिएशन उस प्लांट एंड मशीनरी की टाइम बेस्ड है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो वो इररेलेवेंट हो जाएगा। और यही हमारी अजम्पशन होती है कि जी नॉर्मली डेप्रिसिएशन टाइम बेस्ड ही होती है। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन बेस्ड है, तो आपको ये बात पता है कि अगर आप कोई स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगी, तो ये हमारी फिर रेलेवेंट हो जाएगी फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। जो इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन है बेसिकली, है ना, जो जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स उस पर्टिकुलर ऑर्डर में है जिनको आपने मैन्युफैक्चर करना है, उनकी वजह से जितना भी इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन आएगा वो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होगी, ठीक है? फिर एक और चीज आपने वहां पे पढ़ी थी जो मैंने आपको कहा था कि मैं डेफर कर रही हूँ, बाद में हम देखेंगे, वो क्या है? फॉल इन रेजिडुअल वैल्यू इज ऑलवेज रेलेवेंट कॉस्ट। फॉल इन रेजिडुअल वैल्यू से क्या मुराद हुई है? बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने आपको कहा कि भाई मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, और वो गाड़ी मैं नॉर्मल इस्तेमाल करती हूँ, हफ्ते में 2 या 3 दिन मैं उसको निकालती हूँ, और मैं कहीं जाना हो बाजार वगैरह तो मैं उसको ले जाती हूँ, ठीक है? अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि मेरे घर में ना अब आ गए मेहमान। अब क्या हो रहा है?
वो गाड़ी मेरी और इस्तेमाल हो रही है ज्यादा। अब मेरी गाड़ी हर हफ्ते हर रोज निकल रही है, अब मेरी गाड़ी हर रोज चल रही है। पहले जो है वो हफ्ते में 1 या 2 दिन चलती थी, ठीक है, तो उसमें वेयर एंड टेयर कम आता था। अब मेहमान आने की वजह से मेरा एक्टिविटी लेवल बढ़ गया, मेरा एक्टिविटी लेवल बढ़ गया तो वो गाड़ी ज्यादा इस्तेमाल होने लग गई। गाड़ी ज्यादा इस्तेमाल होगी तो वेयर एंड टेयर भी ज्यादा होगा, है ना। अब अगर मैं पहले सिनेरियो में गाड़ी को बेचने जाती हूँ तो वो गाड़ी बड़ी अच्छी हालत में है, क्योंकि वो इस्तेमाल इतनी कम होती है, उसमें वेयर एंड टेयर इतना कम है, तो मुझे उसकी रेजिडुअल वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं इसका कोट लेती हूँ तो मुझे पता ही लगता है कि जिस सिनेरियो में मैं गाड़ी को कम इस्तेमाल कर रही थी उस सिनेरियो में मुझे रेजिडुअल वैल्यू मिल रहा था 1.5 मिलियन, ठीक है, 15 लाख रुपीज उसकी रेजिडुअल वैल्यू थी। अब जब मैंने उसको इतना ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, प्रोडक्शन मेरी ज्यादा हो गई, एक्टिविटी लेवल मेरा ज्यादा हो गया, तो अब उस गाड़ी की रेजिडुअल वैल्यू आ गई 9 लाख रुपीज पे, 0.9 मिलियन पर आ गई 1.5 से। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी ना। मेहमानों के आने की वजह से, हालांकि इस्लामिकली स्पीकिंग मेहमानों की कोई रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होती है ना, अगर हम देखें तो नेट सेविंग ही हो रही होती है, नेट बेनिफिट ही आ रहा होता है मेहमानों से, है ना। ठीक है, खर्चे तो एक साइड पे आपके ज्यादा हो रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, मेहमानों की वजह से घर की बलाएं भी जाती हैं, है ना, घर की आफतें भी निकलती हैं उनके साथ, राइट। तो नेट बेसिस पे अगर हम देखें तो हमेशा मेहमानों का वैसे बेनिफिट ही होगा। एग्जाम्पल गलत मैंने बेसिकली ले ली, लेकिन समझाने के लिए आई गेस काफी है ना। तो उस केस में आप क्या करेंगे, मेहमानों को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ जी, मेहमानों का की वजह से हमारी ठीक है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो हमें पड़ रही है, रेलेवेंट कॉस्ट भी हमें मिल रही है, लेकिन हमारा रेलेवेंट इनकम भी बहुत ज्यादा है, तो नेट बेसिस पे मेहमानों को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये जो फॉल एंड रेजिडुअल वैल्यू है ये भी आपकी हमेशा रेलेवेंट कॉस्ट होगी। 0.9 होगी या कितनी होगी, मुझे बताएं जरा। पहले मैंने आपको कहा रेजिडुअल वैल्यू है थी पहले 1.5 मिलियन बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर, ठीक है, बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर आपके पास क्या है, 1.5 मिलियन रेजिडुअल वैल्यू है। और वो ये कह रहा है अगर ऑर्डर एक्सेप्ट कर देते हैं तो रेजिडुअल वैल्यू 0.9 मिलियन हो जाएगी। मुझे बताएं रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है, 0.9 मिलियन है या क्या है, डिफरेंस है ना। फॉल एंड रेजिडुअल वैल्यू कितना है, 1.5 माइनस 0.9, ठीक है। फॉल एंड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट है। डिक्रीज कितने का आ रहा है, 0.6 मिलियन का आपको ड्रॉबैक हो रहा है, डिसएडवांटेज हो रहा है, तो जो डिसएडवांटेज की अमाउंट होती है वही हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होती है। इज दैट क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में 13 में सॉरी नहीं बल्कि 14 था पहला, लेट मी कंफर्म, जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस किया गया। तो ये मैं आपको 2 दिन दे रही हूँ उसको अटेम्प्ट करने के, आज और कल का दिन है। क्लास वर्क नंबर 14 और क्लास वर्क नंबर 15, ये दो आपके होम असाइनमेंट्स हैं, ठीक है जनाब। टू बी डन कर लें। वेडनेसडे की क्लास से पहले पहले आपको ये करना है, ठीक है, ठीक है। ये आपका होम असाइनमेंट 1 हो गया, ठीक है जनाब, यहाँ तक बात क्लियर होती है। अब हम जरा शुरू करते हैं अपने शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का आखिरी जो हमारा स्टॉप है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। ये है आपका आईकैप का ये तीसरा चैप्टर है जो इस पूरे हमने ग्रुप के अंदर इसमें ऐड किया हुआ था, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं, ये अब मेन जो है आईकैप ने इसको नाम दिया हुआ है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो रेलेवेंट कॉस्ट है या ब्रेक इवन है, ठीक है। तो अब हमारा मेन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का चैप्टर जो है वो अब स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो अब जो हम देखते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में, अब हमने क्या डिसीजंस लेने, पहली बात तो ये है कि काफी हद तक चीजें आपको पता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, रेलेवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पता है, आपको ये बात पता है कि जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो हम दोनों ऑप्शंस का असेस करते हैं कि नेट इफेक्ट हमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, जिसका अगर दोनों का पॉजिटिव है जिसका ज्यादा है वो ले लेते हैं, किसी का एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव तो जिसका पॉजिटिव होगा उसी को लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम एक बिजनेस है तो हमारा
टारगेट क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, ठीक है, या मिनिमाइज लॉसेस, दोनों दी अदर वे अराउंड, ठीक है, दोनों को ये कर सकते हैं। दोनों से अगर लॉसेज आ रहे हैं, दोनों ऑप्शन से अगर लॉसेज आ रहे हैं, तो आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिससे लॉस कम आ रहा है, ठीक है। तो आई होप यू गेट द पॉइंट, ठीक है जनाब। तो हमने यहाँ पे देखना है कि टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग हम यहाँ पे कैसे, किन कैटेगरीज में इनको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपके पास आएगा समथिंग कॉल्ड ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, ठीक है, इसी से हम अपनी पढ़ाई भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान के अंदर होता क्या है, आपको वो ऑप्शंस दे देता है, मल्टी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, फिर तो कोई प्लान की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्लान वैसे तो होता है, लेकिन ऐसे जरूरत नहीं पड़ती कि कितने आइटम्स इसके मैन्युफैक्चर करेंगे, कितने आइटम्स इसके मैन्युफैक्चर करेंगे तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम जरा ब्रेक इवन से थोड़ा और आगे निकल गए, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जी हमें ये पता लग गया कि ब्रेक इवन मिक्स क्या होना चाहिए, ठीक है। हम ही अब आपसे पूछ रहे हैं कि ठीक है, आपने मुझे ये तो बता दिया है कि कितने यूनिट्स ए बी सी के मैन्युफैक्चर करेंगे तो एंटिटी को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अब हम कितने यूनिट्स ए बी सी के मैन्युफैक्चर करेंगे तो एंटिटी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, और उसमें एक चीज आ जाएगी विच इज कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, वो भी हमने स्टडी करना है। क्लियर होगी बात। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान में आपने यही बताना है कि ऐसा कौन सा प्लान है, कितने यूनिट्स ए बी सी के मैन्युफैक्चर करेंगे तो एंटिटी को गिवन सर्कमस्टेंसेस के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया। फिर हमने एक और चीज देखनी है कि मेक करें उस आइटम को या बाय करें, है ना। मेक और बाय डिसीजन, अगेन इसमें भी क्या है, जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा पर यूनिट, ठीक है, वही आपको क्या होगा, वही आपका सबसे ज्यादा अच्छा आपका ऑप्शन चलेगा कि आप या तो उस आइटम को मैन्युफैक्चर करें खुद से, या बाहर से खरीद के फिर उसको आगे सेल करें। क्लियर क्लियर होगी बात। फिर एक और चीज आ जाती है फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, ठीक है। इसमें भी हमें ये देखना है कि भाई अगर आपके पास एक आइटम है, आप या तो उसको एज इट इज सेल कर सकते हो या उसको फर्दर प्रोसेस करके सेल कर सकते हो, तो कौन सा ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। तो आपने हर चीज में बेसिकली सेठ बन के सोचना है ना। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, कंटिन्यू करें या शट डाउन ही कर दें किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को। आप एक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूं कि भाई नेस्ले है, अब नेस्ले के आपको पता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, चलो यूनिलीवर ले लेते हैं, ठीक है। यूनिलीवर के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, वॉल्स भी उसका प्रोडक्ट है, और उसका जो कनौर नूडल्स है वो भी उसका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल वो कनौर में वो देख रहा है कि भाई बड़े मसले आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आ नहीं रहे लेकिन फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब वो ये सोच रहा है कि भाई मैं कनौर का सेगमेंट जो है, कनौर वाला हिस्सा अपना कंटिन्यू करूं या मैं उसको इंटायरली शट डाउन कर दूं। तो इसमें भी आपने क्या कर देखना है, अगेन कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल ऑप्शन है ना। कि भाई अगर आपको कंटिन्यू करने से लॉसेस आपके आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बेहतर है कि आप शट डाउन ही कर दो, है ना। चलें जी आगे। फिर उसके बाद ठीक है, रेलेवेंट कॉस्ट के चैप्टर में हमने प्राइसिंग ऑफ स्पेशल ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया है ना। प्राइसिंग ऑफ स्पेशल ऑर्डर, आपको स्पेशल ऑर्डर आ गया आपके सामने, आपने उसके रेलेवेंट कॉस्ट को जमा करना है, उसके ऊपर मार्कअप मार्जिन अप्लाई करना है और प्राइसिंग बता देनी है। इज दैट क्लियर। तो हम अपना यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करने लगे हैं किससे, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान से। अब इसके अंदर हम पैक के ऑर्डर से थोड़ा सा डेविएट करेंगे, ठीक है। पैक में जो है सबसे पहली बात उन्होंने स्टार्ट की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपको 14-15 होम असाइनमेंट दे दिया। इन्होंने फर्दर प्रोसेस डिसीजन से जो है वो इन्होंने काम शुरू किया, ठीक है। तो हम जरा उससे थोड़ा डिफरेंट उस पर चल रहे हैं। मेक और बाय डिसीजन है, स्कार्स रिसोर्सेज। हम बेसिकली काम स्टार्ट करेंगे अपना सेक्शन नंबर 6 से, ठीक है। तो पीछे जो सेक्शन हमारे रह गए हैं, 2-3 सवाल हैं, 16, 17, 18, वो फिर हम बाद में देखेंगे, ठीक है। वो जब हम उसकी बारी आएगी फर्दर प्रोसेसिंग की और मेक और बाय की, तो फिर उसमें हम उस चीज को देख लेंगे, ठीक है। चलें जनाब। तो जब हमारे पास एक आ जाता है ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, तो उसके अंदर जरा हम पहले जिक्र करते हैं किस चीज का, लिमिटिंग फैक्टर्स का। पहले तो मुझे आप बताएं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है, व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? बिल्कुल ठीक। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ जाता है? मटेरियल, लेबर, है ना? ऐसी चीजें जो कि प्रोडक्शन में आपको हेल्प करेंगी। उसमें कैपिटल भी आ जाता है ना? है ना? मशीनरीज, ये सारी किस में आ जाएंगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, अब हमने ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान में ये चीजें पढ़नी है कि आपके पास कुछ फैक्टर्स, कुछ रिसोर्सेज लिमिटेड या स्कार्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली ज्यादातर आपको सवाल में क्या बताया जाएगा कि अब आप प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट ए बी सी, आपने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं। हर प्रोडक्ट के डिफरेंट नंबर ऑफ आवर्स होंगे, हर प्रोडक्ट में डिफरेंट रेशियो में मटेरियल लगना है। किसी में 1 किलोग्राम लगना है, किसी में 2 लगना है, किसी में 5 लगना है। ठीक है, तो नॉर्मली क्वेश्चन में वो आपको जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिट कर देगा ना, वो फिर आगे ये बोल सकता है कि भाई 1 यूनिट ऑफ एबीसी में, 1 यूनिट ऑफ ए में लगने हैं 2 किलोग्राम ऑफ मटेरियल, 1 किलोग्राम ऑफ बी में लगने हैं 2.5 किलोग्राम, और 1 यूनिट ऑफ सी में लगने हैं 3 किलोग्राम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और वो आगे बता दे कि मसला ये कि मटेरियल हमारे पास लिमिटेड है, हम अनलिमिटेड मटेरियल नहीं खरीद सकते। हम ये नहीं कर सकते कि ओ जितना दिल करे एबीसी मैन्युफैक्चर करो जिस भी रेशियो में। ठीक है, अब हमारे पास मटेरियल हो गया लिमिटेड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक हो गया लिमिटेड। तो अब आपने उस लिमिटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किस तरीके से सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो सबसे ऑप्टिमम तरीका उसको इस्तेमाल करने का क्या होगा कि इन तीनों प्रोडक्ट्स में से जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल निकालता है, पर यूनिट ऑफ मटेरियल अर्न करता है, आप उसको फोकियत दोगे, सबसे पहले उसको मैन्युफैक्चर करोगे सबसे ज्यादा, या उस इन अदर वर्ड्स उसकी डिमांड को पहले फुलफिल करोगे। इसको अभी हम देखते हैं। ठीक है, नॉर्मली मटेरियल, मशीन आवर्स एंड इनको हम लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? प्रोडक्शन लिमिटेड हो जाएगी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वन और मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लिमिटेड की वजह से होगा। ठीक है, फिर वहां पर हम लेकर आएंगे किस चीज को? ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान हमारे पास इन वन प्ले हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ आ गई। अब ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान फिर हमारा क्या होगा, इसको हम देखते हैं। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान हमारा वही बनेगा
तो उसमें हम क्या कहेंगे कि जोन सा प्रोडक्ट हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा हम उसको ज्यादा फोकियत देंगे. वन प्रोडक्ट मस्ट बी प्रेफर्ड ओवर अनदर, है ना, सो दैट द टोटल प्रॉफिट और टोटल कंट्रीब्यूशन इज मैक्सिमाइज. तो वो जो आप रेशियो कैलकुलेट करोगे, जो आप कैलकुलेट करोगे कि कितने यूनिट्स हमने ए बी सी में से कितने यूनिट्स ए के मैन्युफैक्चर करने हैं, बी के मैन्युफैक्चर करने हैं, सी के मैन्युफैक्चर करने हैं, कीपिंग द प्रॉफिटेबिलिटी इन माइंड, वो आपको ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान कहलाता है. क्लियर होगी बात? अब उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जल्दी से कॉपी कीजिए. यहाँ तक सबने कॉपी कर लिया. Factors of production are normally material, labor, human intellect, capital resource, asset, etc. Scarce or limited factors of production में normally material, machine hours and labors are the limiting factors, यानी कि इनकी shortage हो सकती है सवाल के अंदर. Production is limited due to shortage of one or more factors of production, यानी कि one or more limiting factors. Optimum production plan क्या होगा? In case more than one product is manufactured from a single facility, market demand of all the products cannot be fulfilled due to the limiting factors. ठीक है. Therefore, one product must be preferred over another so that the total profit या total contribution is maximized. कॉपी कर लिया सबने यहाँ तक? चले, अब इसमें स्टेप्स क्या क्या होंगे, इधर आ जाएं पहले जरा. आपने सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले तो बिल्कुल, सॉरी क्या नहीं लिखा, आपने नहीं लिखा तो बाद में कॉपी कर लीजिएगा. ठीक है. स्टेप नंबर 1 क्या है? कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट. आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना है हर प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ए बी सी. ठीक है. फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने एक और दफा कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, लेकिन अब वो कंट्रीब्यूशन होगा पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. पहले तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट, फिर आपने कैलकुलेट करना है पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर फॉर ईच प्रोडक्ट. ठीक है. स्टेप 2 के बेसिस पे अब आप हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन को नंबर 1 रैंक देंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कमाता है, और सबसे कम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को सबसे आखिरी नंबर देंगे. ठीक है. तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपने उसको रैंकिंग करनी है. अभी हम सॉल्व भी करते हैं उसको. फिर हम क्या कहेंगे, करेंगे, keep producing as per ranking up to the market demand of each product until limiting factor is fully utilized. फॉर एग्जाम्पल, जरा स्पीड अप कीजिए अपनी कॉपिंग की स्किल्स को.
चलें जी, कॉपी कर लें तो बताइएगा, फिर सॉल्व करेंगे इसको। बिल्कुल जनाब, रिक्वायरमेंट है ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। ठीक है, अब इसमें पहली बात तो ये लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया। अब आपको उसने लिमिट कर दिया कि पूरे पीरियड में हम 22,000 लेबर आवर्स से ज्यादा नहीं जा सकते। ठीक है, क्लियर होगी बात। पूरा साल ही हो गया, मतलब हम एनुअल बात कर रहे हैं, एनुअल डिमांड की बात कर रहे हैं, तो साल की बात होगी कि पूरे साल में आपके पास 22,000 लेबर आवर्स हैं। ये लिमिटिंग फैक्टर आपका कहलाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा जनाब, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन सवाल में ना आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, तो फिर आप क्या कैलकुलेट कर, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? हाँ जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी गुड, इधर देखें, अब हम ब्रेक इवन में कितनी दफा इस चीज को पढ़ते आए हैं। आपका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेसिकली क्या होता है, या तो हम उसको कहें कि वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, या हम क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन is that amount that covers your fixed cost and that results in remainder as profit. Is that clear? Contribution margin actually, और यही चीज हम याद है ब्रेक इवन में भी हम फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, हम यही कहते थे ना कि अब हमारा रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। तो हमने अभी कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना कमाना है, वो उतना कमाना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर यूनिट। अब आपने ए बी सी की ये कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है, ए बी और सी की अब आपने कैलकुलेशन करनी है। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, सीएम पर यूनिट। तो क्या होगा, ए का सीएम पर यूनिट क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस यूनिट प्लस प्रॉफिट पर यूनिट, दोनों चीजें पर यूनिट आपने लेनी है। ठीक है, तो सीएम पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हो जाएगा 45 प्लस 8, ए का हो जाएगा 53, बी का हो जाएगा 41 और सी का हो जाएगा 31। ठीक है, याद रखिएगा रैंकिंग आपने ऑन द बेसिस ऑफ ये नहीं करना। ठीक है, इसके बेसिस में आपने रैंकिंग नहीं करनी, आपने रैंकिंग करनी है। अब आपने एक और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना है, लेकिन अब वो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होगा पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, पर यूनिट ऑफ आउटपुट नहीं। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, इस पूरे सिनेरियो में लिमिटिंग फैक्टर है लेबर आवर्स। ठीक है, तो अब आपने ये जरा मुझे बताना है कि एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप कमाते हैं 53 रुपीज का, प्रोडक्ट ए की बात करते हैं। ठीक है, एक यूनिट ऑफ आउटपुट पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप कमाते हैं 53 रुपीज का। एक यूनिट ऑफ आउटपुट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 6 घंटे लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक लेबर आवर, लेबर 1 घंटे काम करता है तो कितना कंट्रीब्यूशन कमाता है। हाँ जी, अब यहाँ पे मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया, लेबर आवर, है ना। यहाँ पे अब मैंने क्या कैलकुलेट करना है, पहले मैंने सीएम पर यूनिट ऑफ आउटपुट कैलकुलेट किया, अब मैं सीएम पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर यानी कि सीएम पर लेबर आवर कैलकुलेट कर रही हूँ। तो मेरे पास क्या आंसर होगा, सीएम पर यूनिट डिवाइडेड बाय लेबर आवर पर यूनिट, है ना। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा कि मेरा लेबर 1 घंटा काम करता है तो वो कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाता है प्रोडक्ट ए पे। इसी तरह से प्रोडक्ट बी और सी का भी करेंगे कैलकुलेट। ठीक है,
प्रोडक्ट बी वो क्या के केस में क्या हिसाब किताब होता है, वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा है कि मेरा लेबर 1 घंटा काम करता है अगर प्रोडक्ट बी पे, तो वो कंट्रीब्यूशन कमाता है 8.2 रुपीज का। और प्रोडक्ट सी ऐसा है कि मेरा लेबर अगर 1 घंटा काम करता है प्रोडक्ट सी पे, तो वो कंट्रीब्यूशन कमाता है कितना, 6.2। ठीक है, अब मैंने करनी है रैंकिंग। सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मेरा एक लेबर क्या कोशिश करेगा कि वो ज्यादा कौन से प्रोडक्ट को बनाए, प्रोडक्ट ए को, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट ए सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे मेरे पास पहली रैंक मिल जाता है इसको ऑन द बेसिस ऑफ 8.83, सेकेंड रैंक मिल जाता है प्रोडक्ट बी को ऑन द बेसिस ऑफ 8.2, और सी को सबसे आखिरी रैंक मिलता है 6.2। अब ये इत्तेफाक से एबीसी के ऑर्डर में जरूरी नहीं है, वो सीबीए भी हो सकता था, बीएससी भी हो सकता था, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इज दैट क्लियर? तो आपने इसमें एबीसी वाले ऑर्डर को फॉलो नहीं करना, बल्कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लेबर आवर आपने फॉलो करना है। इज दैट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब हम तो यही कोशिश करेंगे ना। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, अब आपने ए की मार्केट डिमांड को सबसे पहले फुलफिल करना है। ठीक है, अब उसके लिए हम सबसे पहले, अब जो हमारा ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनेगा ना, वो कुछ इस तरह बनेगा। आप उसको ना टैबुलर फॉर्म में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, टैबुलर फॉर्म में हम किस तरीके से करेंगे, प्रोडक्ट्स ये रैंकिंग के बेसिस पे होगा। गिव मी अ मिनट। चले, टैबुलर फॉर्म में हम थोड़ा सा इसको करेंगे। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान अब हम बता रहे हैं अपना कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान क्या होगा। ठीक है, कितने यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चर करने हैं हर प्रोडक्ट के, ये हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे जो लेबर आवर्स हैं वो हमारे लिमिटिंग फैक्टर हैं। ठीक है, तो उनके बेसिस पे हमने वर्कआउट करना है सारी चीजों को। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस। ठीक है, चले जरा टेबल को कॉपी करें फिर आगे चलते हैं। आप मेरे साथ इसको सॉल्व करेंगे। चले जनाब, करूं, स्टार्ट करूं। सबसे पहले आप कौन से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, प्रोडक्ट ए की, जिसकी फर्स्ट रैंकिंग है। ठीक है, जिसकी फर्स्ट रैंकिंग है उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग की आप बात करेंगे। अच्छा जी, कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं हमें प्रोडक्ट ए के, हमें उसकी एनुअल डिमांड फुलफिल करनी है। 3000 यूनिट्स हम इसके सबसे पहले पूरे करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाए जरा। हमारे पास एक लाइन जरा छोड़िएगा, हमारे पास टोटल कितने आवर्स अवेलेबल है, 22,000 लेबर आवर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो जरा पहली लाइन में ये लिख दें, बैलेंस के कॉलम में 22,000 पहले लिख दें। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ए, अगली लाइन में प्रोडक्ट ए का लिखा। प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट्स हमें मैन्युफैक्चर करने हैं, 3000। अच्छा जी, 3000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने लेबर आवर्स हमें चाहिए, हर यूनिट के लिए 6 लेबर आवर चाहिए प्रोडक्ट ए का, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3000 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितने लेबर आवर्स इस्तेमाल हो जाएंगे, 18,000। क्लियर होगी बात? हाँ जी, बात समझ आ गई? यस और नो? अच्छा, तो मुझे बात बताइए, प्रोडक्ट ए के लिए मैंने 18,000 लेबर आवर्स कंज्यूम कर लिए, तो मेरे पास कितने लेबर आवर्स पीछे बच गए, 4,000 लेबर आवर्स पीछे बच गए। बैलेंस क्या हो गया, 4,000। ठीक है, अब मैं आती हूँ, सेकंड रैंकिंग मेरी क्या है, प्रोडक्ट बी की। अच्छा जनाब, अब मैं जरा ट्रायल एंड एरर बेसिस पे करूंगी सारा काम। ठीक है, प्रोडक्ट बी के कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने, 1500, और 1500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए 5 लेबर आवर पर यूनिट। जरा टोटल बताइए कितने रिक्वायर्ड हैं, 1500 के घंटे कितने रिक्वायर्ड हैं, 7500। हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 4000। क्या हम पूरे 1500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, नहीं, है ना। हमें कितने चाहिए, 7500। तो हमारे पास अब रह ही कितने गए, 4000 ही रह गए ना, है ना। हमारे पास रह कितने गए, 4000 ही रह गए। तो अब हमने इन्हीं 4000 घंटों को यूटिलाइज करना है। तो मुझे बात बताइए, प्रोडक्ट बी कितने मैक्सिमम हम मैन्युफैक्चर कर सकेंगे। एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी में 5 घंटे लगते हैं, आपके पास टोटल 4000 आवर्स अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय 5 आवर्स पर यूनिट। तो आपको ये बात समझ आ गई कि आप ए के पूरे 3000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, उसको आपने प्रेफरेंस दी। बी के आप सिर्फ 800 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। और मुझे बात बताइए, सी के लिए कुछ बचता है, नहीं।
आप सी को मैन्युफैक्चर ही नहीं करेंगे बिकॉज योर द लिमिटिंग फैक्टर इस तरह का था। बात समझ आ गई? लिमिटिंग फैक्टर वाज इनसफिशिएंट टू प्रोड्यूस। तो आप कौन से प्रोडक्ट को, अब जरूरी नहीं है कि आखिरी प्रोडक्ट हमेशा जो है वो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि प्रोडक्ट बी भी पूरा मैन्युफैक्चर हो जाता है और प्रोडक्ट सी के लिए रिक्वायर्ड से कम आवर्स बचते, ठीक है। तो वट एवर द केस इज, आपने इस तरह से जरूरियात पूरे करते जानी है। पहले प्रोडक्ट ए की जरूरत पूरी करनी है, फिर प्रोडक्ट बी पर आएंगे, प्रोडक्ट बी की अगर पूरी जरूरत होगी फिर प्रोडक्ट सी पे देखेंगे कि कितने आवर्स बचे। मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और देखेंगे क्या आंसर आता है। बल्कि लेट मी सी एग्जाम्पल। हाँ जी, एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो हमारा ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान आपको समझ में आ गया। हमारा ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान ये होगा कि अगर हम 3000 यूनिट्स ए के मैन्युफैक्चर करें, 800 यूनिट्स बी के मैन्युफैक्चर करें, पूरे 22000 घंटे यूटिलाइज हो जाएंगे और हमारा प्रॉफिट इसी में सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज होगा। आप कोई और रेशियो जरा कैलकुलेट करके देखें और आप उस पर जरा टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करें, वो इस वाले रेशियो से कम ही उसका कंट्रीब्यूशन होगा, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। अब हम जरा जल्दी से आ जाते हैं अपनी एग्जाम्पल के ऊपर, पेज नंबर 380। यहाँ पे आपको एक नोट भी लिखवा दूं। uh, 14, 15, 16, 17 and 18 लेटर, ठीक है। टैग हैंडबुक एग्जाम्पल पेज 380। हम सेक्शन नंबर 6 से अपना काम शुरू कर रहे हैं। X Limited makes 3 products A, B and C of which unit cost, machine hours and selling prices are as follows, ठीक है। मशीन आवर्स ये पर यूनिट बता रहा है, ठीक है। पर यूनिट बता रहा है कि प्रोडक्ट ए में 10 मशीन आवर्स रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट बी में 12 और प्रोडक्ट सी में 14, ठीक है। फिर अमाउंट इन रुपीज आ रही है। डायरेक्ट मटेरियल्स एट, ये भी आपके पास क्या कहते हैं, पर यूनिट ही है। 50 पेंस पर पाउंड, ये आपके पास आ जाता है 7, ठीक है। यानी कि 14 पाउंड उसमें आपको एक यूनिट में मटेरियल इस्तेमाल करना है, तो 7 रुपए का आपके पास बनता है क्या, 0.5 रुपी समझ लें, पेंस या क्या बोले, पेनी, वट एवर, राइट। पैसा, पैसा कर लें उसको, क्योंकि रुपीज में सारी चीजें, तो पैसा। तो 50 पैसा पर पाउंड है, यानी कि आपने एक यूनिट में 14 पाउंड डायरेक्ट मटेरियल का इस्तेमाल करना है, तो 7 रुपए फी यूनिट आपके पास मटेरियल का खर्चा आएगा। प्रोडक्ट बी में 12 पाउंड इस्तेमाल होना है मटेरियल का, 0.5 रुपीज पर पाउंड आपका रेट है, देने के 6 रुपी का टोटल बनता है और 10 पाउंड का 5 रुपी बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्ट वेजेस वो कह रहा है 75 पैसा पर आवर। 75 पैसा का मतलब हुआ 0.75 रुपीज, है ना। 100 पैसा इन 1 रुपी। तो हमने 12 घंटे अगर लेबर के लगाने एक यूनिट में, तो 9 रुपए का टोटल डायरेक्ट लेबर बनता है। 8 घंटे लगाने हैं प्रोडक्ट बी में, तो 6 रुपए का डायरेक्ट लेबर बनता है 0.75 रुपी पर आवर के बेसिस पे। और 4 घंटे पे 3 रुपए का बनता है पर यूनिट, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड बता दिया, मार्जिनल कॉस्ट आपको पता लग गई, यानी कि ये टोटल आपकी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट बल्कि टोटल ही है। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस उसने बता दी और यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बता दिया, ठीक है। एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए पे कंट्रीब्यूशन इतना, प्रोडक्ट बी पे इतना, प्रोडक्ट सी पे इतना। तो क्या ये हमारी रैंकिंग का बेसिस होगा? नहीं, है ना। रैंकिंग का बेसिस हमारा किस पे होना है? हमारा रैंकिंग का बेसिस होना है आपके लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर। अच्छा जी, सेल्स डिमांड फॉर द पीरियड इज लिमिटेड एज फॉलोज। प्रोडक्ट ए के 4000 मैक्सिमम, प्रोडक्ट बी की 6000 मैक्सिमम डिमांड है, प्रोडक्ट सी की 6000 मैक्सिमम डिमांड है। अब यहाँ पे लिमिटेड का टर्म इस्तेमाल हो गया, क्या ये लिमिटिंग फैक्टर है? नहीं ना। लिमिटिंग, ये तो पहली बात है कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी है, ये तो सेल्स के बारे में बता रहा है कि भाई आपकी मैक्सिमम सेल्स डिमांड इतनी है। तो कहीं पे भी लिमिटेड का टर्म आ जाए, आपने उसको नहीं पिक करना कि ओहो ये लिमिटिंग फैक्टर हुआ, फिर नहीं जनाब, ठीक है। आगे चलते हैं। As a matter of company policy, it is decided to produce a minimum of 1000 units of product A. अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आ रहा है, और वो क्या है कि अगर आपके पास आपको ये बताया जाए कि किसी एक प्रोडक्ट की गारंटीड प्रोडक्शन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ए के आपको एटलीस्ट 1000 यूनिट्स तो मैन्युफैक्चर करने ही करने हैं, ठीक है। तो मैं इसमें आपको रूल भी बता देती हूँ, रूल भी लिखवा दूंगी, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे।
The supply of materials in the period is unlimited, but machine hours are limited to 200,000 and direct labor hours to 50,000. यहाँ पे दो limiting factors आ गए, है ना? यहाँ पे अब हमारे पास दो limiting factors आ गए. The supply of material is unlimited, लेकिन मशीन आवर्स और डायरेक्ट लेबर आवर्स आपके लिमिटेड है. तो अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे तो मल्टीपल चीजें आ गई. The production levels that should be adopted for the three products in order to maximize profitability and the maximum contribution thereof are computed as follows. Firstly, हम ये determine करेंगे कि हमारा limiting factor है कौन सा. क्या हमारा limiting factor machine hours है या हमारा limiting factor direct labor hours है. दोनों में से कोई एक limiting factor होगा. ठीक है, आपको पता है कि भाई लिमिटिंग फैक्टर वैसे 2 लाख रुपीस उसने लिमिट कर दिया, डायरेक्ट लेबर आवर्स उसने 50,000 लिमिट कर दिए, लेकिन क्या पता मशीन आवर्स जो 2 लाख है ये मोर देन इनफ हो तीनों प्रोडक्ट्स की मार्केट डिमांड को फुलफिल करने के लिए, लेकिन डायरेक्ट लेबर आवर्स इतने इनफ ना हो, है ना? तो पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि प्रोडक्ट ए बी सी में टोटल हमें मशीन आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं मार्केट डिमांड को फुलफिल करने के लिए, और टोटल हमें आवर्स कितने रिक्वायर्ड है लेबर आवर्स टू फुलफिल मार्केट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एबीसी. ठीक है, तो जरा हम इसको देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. फिर मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊंगी, उसमें सारी चीजें इनकॉर्पोरेटेड होंगी, वो खुद से आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मार्केट डिमांड कितनी है? 4,000, 6,000, 6,000. ठीक है, तो जरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 4,000, 6,000 और 6,000 यूनिट्स एबीसी के मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको हर यूनिट पे मशीन आवर कितना रिक्वायर्ड है वो आपको गिवन है. तो टोटल आपके मशीन आवर्स कितने बनते हैं? 1,96,000. ठीक है, और मशीन आवर्स लिमिटेड कितने हैं? वो है 2 लाख. तो मुझे बात बताइए, क्या मशीन आवर्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? आपको इन तीनों प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए टोटल 1,96,000 चाहिए. क्या मशीन आवर्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? नहीं, बिकॉज दे आर मोर देन इनफ. अब हम जरा लेबर आवर पे चलते हैं. एक यूनिट पे कितने लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है? आपको ये गिवन है. प्रोडक्ट ए में 12 घंटे चाहिए डायरेक्ट वेजेस के उसमें, प्रोडक्ट बी में 8 घंटे चाहिए और प्रोडक्ट सी में 4 घंटे चाहिए. तो वही मार्केट डिमांड को देखते हैं 12, 8 और 4 के हिसाब से. ठीक है, लेबर आवर पर यूनिट कितने हैं? 4,000 यूनिट्स की सेल्स डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको टोटल लेबर आवर्स कितने चाहिए? 48, 48, 48 और 24,000. अब जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन तीनों प्रोडक्ट्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें टोटल लेबर आवर्स चाहिए 1,20,000 और अवेलेबल कितने हैं? 50,000. तो मुझे बात बताइए यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर कौन सा कहलाएगा? शॉर्टेज किसकी हो रही है? शॉर्टेज हो रही है आपके लेबर आवर की. इज दैट क्लियर? ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर आपका शॉर्टेज है. अब आपने जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर निकालना है वो किसका निकालना है? वो डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे निकालना है. दैट क्लियर? मशीन आवर को इग्नोर कर देंगे. तो अब अगर हम इस पर आते हैं तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्या है? ए, बी और सी का. ठीक है, ए, बी और सी का. अब इसको हम आगे खुद ही सॉल्व करते हैं. ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट उसने क्वेश्चन में आपको बता दिया है 654. ठीक है, 6, 5 और 4. ठीक है, अब आपने क्या निकालना है? अब आपने जो लिमिटिंग फैक्टर है लेबर आवर पर यूनिट, है ना, ये अब आपका लिमिटिंग फैक्टर है. लेबर आवर पर यूनिट कितना है? कितने लेबर आवर्स चाहिए? 12, 8 और 4. ठीक है, 12 आवर्स, 8 आवर्स और 4 आवर्स आपने ये ले लिया. अब आपने क्या कैलकुलेट करना है? सीएम पर डायरेक्ट लेबर आवर. इज दैट क्लियर? तो अगर 12 घंटे लगा के वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा रहा है 6 रुपए का, तो यानी कि 1 घंटे में वो कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाता है? सीएम ओवर डायरेक्ट लेबर आवर 0.5, है ना? अप टू 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस कर लें. ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट बी में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट बी में लेबर 8 घंटे एक यूनिट पर लगाता है और उस एक यूनिट से कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाता है 5 रुपए का. तो यानी कि वो हर 1 घंटे में कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहा है? 5/8. इसी तरह से प्रोडक्ट सी में वो लेबर जो है वो 4 घंटे लगा के 4 रुपए का कमीशन कमा रहा है उस एक यूनिट के ऊपर, तो वो 1 रुपए फी घंटा वो कमीशन कमा रहा है. ठीक है, अब जरा इसके बेसिस पे रैंकिंग करें. क्या रैंकिंग होगी? अब रैंकिंग क्या होगी?
CBA, बिल्कुल ठीक। अब आपके पास फर्स्ट हो जाएगा C, सेकंड हो जाएगा B, और A आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अब आपके पास जो रैंक है वो कुछ इस तरह से होगा। अब हम किस तरह से करेंगे इसको, सॉल्व किस तरह से करेंगे? पहली बात तो ये, इस बात का आपने ख्याल रखना है, प्रोडक्ट ए को थर्ड रैंकिंग दी हुई है ना, प्रोडक्ट ए को थर्ड रैंकिंग दी हुई है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट ए के गारंटीड प्रोडक्शन यूनिट्स 1000 है। यानी कि आपने प्रोडक्ट ए के 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना ही करना था। अब्दुल्ला, उसी के ऊपर आ रही हूँ बच्चे, अब उसके ऊपर हम आ रहे। रैंकिंग आपने कर दी, रैंकिंग करने में प्रोडक्ट ए को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी दी हुई है, लेकिन प्रोडक्ट ए में 1000 यूनिट्स को गारंटी किया हुआ है। अब इधर आ जाए, अब हम अपना ये भले आप कॉपी कर लें, ठीक है। अब हम अपना जब ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे तो देखें उसमें किस तरीके से बनाएंगे। ए आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स को लेना है ना, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके यूनिट्स हैं। फिर आपने कहना है कि जी हमारे लिमिटिंग फैक्टर हमारा क्या था, लेबर आवर्स हमारे लिमिटिंग फैक्टर थे, लेबर आवर्स ये हो गया। अच्छा जनाब, इसमें हमने कहा कि जी रिक्वायर्ड कितना है हर प्रोडक्ट के लिए और बैलेंस कितना है ना, और हमने स्टार्ट करना है अपने किससे, 50,000 लेबर आवर्स हमने अपने बैलेंस में लिख लिए कि हमारे पास अवेलेबल इतने हैं। ठीक है, अब आपने सबसे पहले किस प्रोडक्ट को फौकियत देनी है, 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। ठीक है, ये क्या है, ये गारंटीड है, इसलिए बात समझ आई। 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए को आपने कमिटमेंट की हुई है, आपने गारंटी किया हुआ है कि जी इतने यूनिट्स तो आपने करने ही करने हैं। तो ये जो आपके पास गारंटीड प्रोडक्शन है, इसको आपने सबसे पहले अपने पास कर लेना है कि भाई इसका तो आवर्स अलग कर लो। ठीक है, तो मुझे बताएं जरा, 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, हर प्रोडक्ट पे, हर यूनिट पे कितने घंटे लगने हैं? प्रोडक्ट ए के 12, तो कितने घंटे हो गए? 12000। 12 इंटू 1000 कितने हो गए? 12000। तो 50,000 में से 12000 तो ये निकल गए। अब बाकी प्रोडक्ट्स के लिए कितने बचे हुए हैं? 38,000। अब ये अब आप स्पेसिफिक रैंकिंग में करेंगे। इज दैट क्लियर? ये अब आप उनकी रैंकिंग के हिसाब से अब उनकी प्रोडक्शन करेंगे। इज दैट क्लियर? अब उसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले प्रोडक्ट सी आएगा, है ना। चलें जी, प्रोडक्ट सी में जरा चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट सी की मार्केट डिमांड कितनी है? 6000 यूनिट्स। ठीक है, प्रोडक्ट सी की मार्केट डिमांड कितनी है? 6000 यूनिट्स। तो चलें जनाब देखते हैं कि वो मोर देन इनफ है हमारे पास, इतने हमारे पास लेबर आवर्स अवेलेबल है, लग तो रहा है ना। हर प्रोडक्ट, हर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी पे 4 लेबर आवर्स लगने हैं। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, 6000 यूनिट्स के लिए कितने लेबर आवर्स चाहिए? 24,000 अवेलेबल है ना। बैलेंस में 38,000 पड़े हुए हैं, तो यानी कि हम आराम से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो 38,000 में से 24,000 घंटे तो प्रोडक्ट सी की मैन्युफैक्चरिंग में लग जाएंगे और प्रोडक्ट सी का तो काम हो जाएगा खत्म, है ना। अब हम किस पे आएंगे? अब हमने अगला फौकियत देनी है किसको? प्रोडक्ट बी को, है ना। अब जरा ट्रायल एंड एरर बेसिस पे जरा पहले चेक कर लेते हैं लिखने से पहले। प्रोडक्ट बी के डिमांड कितनी है? 6000 यूनिट्स, है ना, और प्रोडक्ट बी के एक यूनिट पे 8 घंटे लगने हैं। तो जरा बताएं कितने टोटल आवर्स उसको चाहिए 6000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए? कितने घंटे चाहिए टोटल? 48,000। लेकिन हमारे पास बैलेंस में सिर्फ 14,000 पड़े हैं, है ना। तो अब हमने 14,000 ही यूटिलाइज करने हैं, इसका मतलब है ना। अब यानी कि हम पूरे के पूरे 6000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। क्यों? 48,000 आवर्स चाहिए, 48,000 आवर्स अवेलेबल ही नहीं है, तो हम वही 14,000 आवर्स को ही इस्तेमाल कर लेंगे। इज दैट क्लियर? अब ये 14,000 आवर्स जब आप इस्तेमाल करते हो तो मुझे बताएं कितने यूनिट्स बी के मैन्युफैक्चर कर सकते हैं 6000 के बजाय? आपको ये बात पता है, एक यूनिट पे 8 घंटे लगने हैं, टोटल 14,000 घंटे हैं, तो कितने जाएंगे? डिवाइडेड बाय 8। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास आ जाएंगे 750 यूनिट्स। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताएं ए के केस में क्या होगा। ए के केस में आपने टोटल मार्केट डिमांड है 4000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स में से 1000 यूनिट्स तो गारंटीड प्रोडक्शन में निकल गए। तो मुझे वह बताएं बाकी जो 3000 यूनिट्स हैं उनमें से क्या आप कुछ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते क्योंकि कोई लेबर आवर आपके पास बचा ही नहीं।
अगर बचा होता तो उसको हम डिवाइड कर देते उसके नंबर ऑफ आवर्स से 12 घंटे पे, ताकि हम निकाल लेते कि भाई 4000 यूनिट्स में से 1000 यूनिट्स तो मैन्युफैक्चर कर लिए हैं, बाकी 3000 में से मैक्सिमम कितने मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, यस और नो? तो यहाँ पे जरा अपने पास एक नोट लिख लें। हम अपने पास नोट क्या लिख रहे हैं? चले, क्या लिखवाया? If there is a commitment to produce a certain number of units for one or more products, then committed, guaranteed minimum production will be completed before production as ranking. तो एक से ज्यादा यूनिट्स पे भी हो सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स पे भी हो सकता है। तो आपने पहले उन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है, फिर आपने रिमेनिंग बैलेंस है उसको यूटिलाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंकिंग। इज दैट क्लियर, यस और नो? ठीक है, फिर एक और नोट ले लेते हैं। ठीक है, शॉर्टेज किस फैक्टर का है वो हमें पिक करना है। यानी कि अगर उसने कोई चीज लिमिट कर दिया है कि भाई मैक्सिमम इतने आवर्स अवेलेबल है, मैक्सिमम इतने आवर्स अवेलेबल है, तो जरूरी नहीं कि वो लिमिटिंग फैक्टर भी हो, है ना। हो सकता है वो मैक्सिमम आवर्स मोर देन इनफ हो टू कवर आवर मार्केट डिमांड, तो फिर वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा, फिर उसके बेसिस पे हमने अपनी रैंकिंग नहीं करनी। इज दैट क्लियर? चलें जी, क्लियर होगी बात? यहाँ तक बताइए, सब बातें समझ आ गई, यस और नो? अच्छा, एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स अगर हो कि भाई दोनों में शॉर्टेज आ रही है ना, यही बात है ना, मशीन आवर्स भी शॉर्टेज है और लेबर आवर भी शॉर्टेज है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ ठीक है, खुश हो जाएं, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है कि आपके पास मशीन आवर्स की भी शॉर्टेज हो जाए और आपके पास लेबर आवर्स की भी शॉर्टेज हो जाए, लेकिन ऐसा सिनेरियो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपके पास दोनों में से, अच्छा ये भी हो सकता है कि वाकई में दोनों शॉर्टेज हो, शॉर्टेज दोनों की हो, सवाल आपने अटेम्प्ट किया, दोनों की शॉर्टेज हुई, आपने क्या काम करना है, आपने रैंकिंग कर देनी है दोनों के बेसिस पे। मेरी बात समझ आ रही है? आप पहले रैंकिंग करो मशीन आवर्स के बेसिस पे,
फिर आप रैंकिंग करो, लेबर आवर के बेसिस पे आप देखोगे दोनों में रैंकिंग सेम आ रही होगी, ठीक है। फिर आप भले जिस तरह से भी मैन्युफैक्चर करो, आप जिस भी चीज को पिक करो वो आपका आंसर ठीक कंसिडर होगा, ठीक है। रैंकिंग सिर्फ हम देखते हैं ना, रैंकिंग किस बेसिस पे होनी है, फिर उसके बाद जो प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं, फिर आप दोनों के हिसाब से प्रोडक्शन प्लान बना के एग्जामिनर को दे देना कि भाई ये हिसाब किताब है, ठीक है। अगर हम मशीन आवर्स के बेसिस पे अपनी प्रोडक्शन को लिमिट करते हैं तो ये प्रोडक्शन प्लान बनेगा, अगर हम लेबर आवर्स के बेसिस पे अपना प्रोडक्शन प्लान बनाते तो ये होगा, लेकिन ये बहुत रेयर सिनेरियो है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन इसका एक सवाल है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, वो इंशाल्लाह फिर हम कल कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, रैंकिंग उसमें लेकिन दोनों की सेम आएगी, ठीक है। अच्छा जनाब, लेट मी सी कि मैं आपको अभी एग्जांपल कुछ दे सकती हूँ या नहीं। ये देखें, ये सारा आपके पास उसी तरीके का बनेगा, यही आपका बना है ना, इसी तरह से हुआ है। देखें, ए के 1000 यूनिट्स हैं, सी के कितने आपने किए हैं 6000 यूनिट्स, और बी के कितने यूनिट्स किए हैं 1750। देयरफॉर द ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान इज ए के 1000, बी के 1750 और सी के 6000। टोटल कंट्रीब्यूशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं जरा ये देख लूं, एक सवाल मैं इंशाल्लाह आप लोगों को खुद करवाऊंगी। ठीक है, आपने क्लास वर्क नंबर कौन सा, ये 19 अटेम्प्ट करना है फॉर टुमारो, ठीक है। क्लास वर्क नंबर 19 इज योर होम असाइनमेंट फॉर टुमारो। तो ये आपके पास 3 क्वेश्चंस हो गए, 2 आपके पास पुराने हैं और एक हो गया क्लास वर्क नंबर 19, ठीक है। बाकी फिर इंशाल्लाह कल हम, जी बिल्कुल आप ऑडिट के लिए जा सकते हैं, फिर हम कल 1-2 और सवाल अटेम्प्ट करके फिर हम आगे चलेंगे किसके ऊपर, अपने अगले स्टेप पे मेक और बाय डिसीजन पर इंशाल्लाह, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, पूछें सवाल, क्या सवाल था आपका हसनैन? क्लास वर्क 8 से एक सवाल है, आप व्हाट्सएप पे पूछ लो सना। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 में वर्किंग 1। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, ठीक है।